Hello and welcome to EduGyan. So, friends, today we are going to discuss about the second highest executive post as for the Indian Constitution, that is Vice President. Okay, we have almost all completed the chapter President, and this lecture is very very important for them who are preparing for the competitive examinations. So मैंने प्रेसिडेंट के बारे में ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट कर चुका हूं. टुडे विल डिस्कस अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट, एंड वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन आफ्टर प्रेसिडेंट. ओके, जैसे वाइस प्रेसिडेंट का मतलब इतना ज्यादा रूल नहीं है इंडिया में. हाँ, और मैं पहले से बोल चुका हूं, जो हमारा भारत का संसद या पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. लोकसभा यानी कि लोअर हाउस, राज्यसभा यानी कि हायर हाउस और अपर हाउस, एंड प्रेसिडेंट. एंड प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा. प्रेसिडेंट ना लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सभा में वो प्रिजाइडिंग नहीं करते हैं. तो प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं? प्रेसिडेंट साहब जब ज्वाइंट सेशन होता है वो ज्वाइंट सेशन कॉल करते हैं. ओके, मगर वाइस प्रेसिडेंट जो सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन है इंडिया का, यानी कि सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस इन आवर कंट्री, और यू मे कॉल हिम द सेकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके, तो वो प्रिजाइड करते हैं राज्यसभा. राज्यसभा का जो प्रिजाइडिंग अफसर कौन है? ना आपका वाइस प्रेसिडेंट. ओके, अच्छा, तो लेट अस स्टडी अबाउट सम फैक्ट. छोटा सा चैप्टर है ये वाइस प्रेसिडेंट, इसको हम कंप्लीट करते हैं. अच्छा, सो वाइस प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री. ओके, तो वाइस प्रेसिडेंट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सो दीज आर द बेसिक क्वालिफिकेशंस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट. व्हाट आर दिस? ना सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके, फर्स्ट ही और सी मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. ओके, सेकेंड शुड हैव कंप्लीटेड 35 years. 35 year उनका होना चाहिए. Third, should be qualified for the election as the member of Rajya Sabha. Okay, and he should be qualified for the election of a member of Rajya Sabha. राज्य सभा का जो इलेक्शन होता है तो उसका मेंबर होने के लिए उनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए. Okay, and should not hold an office of profit. I have already told you, office of profit means neither he get any dignified position in central government or state government. Okay, or he may not be the member of any organization, or he may not be the member of any that MD or CU, any private or any government organization. That is called office of profit. Okay, so he should not hold any office of profit. And vice president must be by at least 20 electors and proposers and 20 electors and seconders. ओके, जब उनका इलेक्शन होता है तो वाइस प्रेसिडेंट 20 इलेक्टर और 20 प्रपोजर के साथ मतलब वो जाते हैं अपन नॉमिनेशन फाइल को देने के लिए. ओके, सो दीज आर द बेसिक क्वालिफिकेशन टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, सिटीजन ऑफ इंडिया, should have completed 35 years of age, should be qualified for the election as the member of Rajya Sabha, and should not hold any office of profit. This point may or may not be important. Number B point. Okay, तब जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल मतलब वो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उनमें उनको 20 इलेक्टर्स और 20 प्रपोजर्स, ओके, उनका सपोर्ट होना चाहिए. ओके, तो ये चीज उनका क्वालिफिकेशन है. देन इलेक्शन. इलेक्शन प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है? वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन इनडायरेक्टली होते हैं. मींस वी द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट डायरेक्टली टेकन पार्ट इन दिस इलेक्शन. तो इसका एक इलेक्टोरल प्रोसेस होता है. इस इलेक्टोरल प्रोसेस में कौन कौन इसमें इलेक्शन में मतलब हिस्सा लेते हैं मैं उसको अभी बताता हूं. तो देखो, 1 second. Just a second, some problems. Yes, 1 second.
इंटरनेट बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सो सॉरी फॉर दैट. यस, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल बट द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस. मींस प्रेसिडेंट साहब मतलब वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, जो आम आदमी होते हैं. मतलब हमारे इंडिया में क्या चलता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की मेथड में उनका इलेक्शन नहीं होता है. ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट्स ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. तो उनका जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, मींस उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज, तो उसमें कौन कौन हिस्सा लेते हैं. देखो, बोथ इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर है और नॉमिनेटेड मेंबर है, यानी कि टोटल मेंबर, इलेक्टेड मेंबर प्लस नॉमिनेटेड मेंबर, दैट इज इक्वल टू टोटल मेंबर. लोकसभा में कितना आएगा, 5, प्रेजेंटली 545, और दैट इज फॉर लोकसभा. और राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में आपका कितना है, 245. ओके, इनमें 233 प्लस 12, ओके, 233 ये इलेक्टेड पर्सन है, दोज हु आर इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. और ये 12 कौन है, ये 12 है आपका राष्ट्रपति साहब उनको नॉमिनेट करते हैं. दोज who are influential in art, culture, okay, education, स्पोर्ट्स. आजकल भी स्पोर्ट्स में मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर साहब, ओके, उनको भी नॉमिनेट किया गया था. तो जिनका मतलब क्या सोसाइटी में उनका कंट्रीब्यूशन रहता है इन सब फील्ड में, तो उनको राष्ट्रपति साहब क्या करते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं. यानी कि 233 ये जो इलेक्टेड मेंबर है ये लोग कहां से आते हैं ना, हर स्टेट का जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनमें से आते हैं. और ये 12 लोग दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि 245 और ये 545. तो ये सब नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स दे टेकन पार्ट इन दिस इलेक्शन. ओके, इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, तो इनमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि हमारा जो स्टेट का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उनमें जो एमएलए होते हैं, तो उनका इसमें कोई हिस्सा नहीं. पर जब हम प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में पढ़े थे, उसमें क्या था कि उनका जो कॉलेजियम सिस्टम था, उनमें ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द व्हाट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ 28 स्टेट्स along with 3 यूनियन टेरिटरीज, जिनका पास कौन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है. कौन कौन थे वो, दिल्ली, पुदुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर. ओके, तो ये था राष्ट्रपति जी का कॉलेजियम सिस्टम. पर इधर क्या होता है, इधर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली या पुदुचेरी का जो असेंबली है, ये इसमें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते. सिर्फ पार्लियामेंट में बोथ नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं. यानी कि लोकसभा में 555 एंड राज्यसभा में 245 मेंबर्स आर पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शन. और इलेक्शन कैसा होता है, इनडायरेक्ट में होते हैं. यानी कोई आम आदमी, यानी कि व्हाट those who are 18 or more than 18, they are called citizens, they are not directly taken part in these elections. Clear? Then term of office 5 years होता है, ये गलत है, ये कह रहा है 5 years होता है. ओके, तो रिमूवल कैसा होगा, रिमूवल ए फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड. जैसे राष्ट्रपति में बोलते इम्पीचमेंट जो वार्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति साहब के लिए होता है. राष्ट्रपति जिनको इम्पीचमेंट के द्वारा उनको रिमूव किया जाता है. ओके, पर ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, तो उनका रिमूवल इजी है, उतना कुछ ज्यादा नहीं है. कैसे, आज ही इज द मेंबर ऑफ राज्यसभा. ओके, क्योंकि वो राज्यसभा को प्रिजाइडिंग करते हैं, ही इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा. तो राज्यसभा में क्या होगा, एक रेजोल्यूशन पास हो जाएगा मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी में. देन लोकसभा क्या है, लोकसभा उसके पास एग्री होना चाहिए, तो उनको ऑफिस से टर्मिनेशन किया जा सकता है. ओके, मैं पहले से बोला हूं कि राष्ट्रपति साहब अपना टर्मिनेशन लेटर यानी कि रेजिग्नेशन लेटर किन्हें देंगे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट साहब को, और वाइस प्रेसिडेंट साहब अपना रेजिग्नेशन लेटर राष्ट्रपति साहब को देते हैं. ओके, और मैं बोल देता हूं उनका टर्म है कितना, 5 ईयर के लिए होता है.
रिमूवल प्रोसेस बहुत इजी है, तो इसके लिए क्या चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। क्या चाहिए आपका, इफेक्टिव मेजोरिटी। ओके, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ही इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा अगर उनका अगेंस्ट में कोई रेजोल्यूशन लाता है, मीन्स मिसबिहेवियर के या फिर ही इज इनकैपेबल फॉर डूइंग हिज चार्जेस और डूइंग हिज ड्यूटीज, तो उनका खिलाफ एक क्या आता है, एक रेजोल्यूशन आता है राज्यसभा में। और राज्यसभा में अगर वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास हो गया, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, एक चैप्टर है मेजोरिटी, जिसमें सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, ओके, और स्पेशल मेजोरिटी ऑलरेडी एलएनटी एजुकेशन में मतलब दैट इज अपलोडेड है, आप जाके उसको देख सकते हैं। नहीं तो मैं कभी नेक्स्ट क्लास में एक मेजोरिटी के ऊपर, जितना सारा मेजोरिटी है उसका ऊपर एक क्लास ले लूंगा, ओके, नो इशू। तो सिर्फ अब जानना है इफेक्टिव मेजोरिटी अगर पास हो गया उनका रेजोल्यूशन, तो फिर वो लोकसभा को मतलब भेजा जाएगा, और लोकसभा का बस उनका एग्री, उधर सिंपल मेजोरिटी में अगर पास हो जाएगा तो वाइस प्रेसिडेंट वाज टर्मिनेटेड, ओके, ही इज रिजाइन फ्रॉम दैट पोस्ट। अच्छा, तो ये देखो वैकेंट्स ऑफ द ऑफिस, कब कब उनका ऑफिस वैकेंट होता है। फर्स्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म 5 years, तो उनका जो टेनर होता है 5 year होता है, अगर वो टेनर खत्म हो जाते हैं, 5 साल खत्म हो जाते हैं, तो ये ऑफिस मतलब एक्सपायरी हो जाता है, यानी कि उनका ऑफिस वैकेंट हो जाता है। बाय हिज और हर रेजिग्नेशन, अगर वो रेजिग्नेशन देते हैं तो उनका सीट वैकेंट होता है। ऑन हिज और हर रिमूवल, और उनको मतलब क्या इम्पीचमेंट नहीं सर, अगर उनको रिमूवल किया गया है, जो प्रोसेस बोला कि इफेक्टिव मेजोरिटी में उनका अगेंस्ट में अगर कोई रेजोल्यूशन आता है और वो इफेक्टिव मेजोरिटी के साथ मतलब वो पास हो जाता है, तब उनको रिमूव कर सकते हैं। और फोर्थ क्या है, बाय हिज और हर डेथ, और उनका अगर मौत हो जाता है, ओके, तो इन दिस केसेस द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट गेट वैकेटेड, ओके, उनका वैकेंसी हो जाता है। सो ये एक छोटा सा लेसन था अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट, ओके। तो इसमें अगर कोई दिक्कत आएगा तो प्लीज यू कैन आस्क मी एंड आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स, ओके। दिस इज वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा ये वाला CAG, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ओके। मैं पहले से बोल चुका हूं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, CAG, ओके, ये सब आते हैं। तो प्रेसिडेंट की लेक्चर खत्म हो गया और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट और CAG। तो वाइस प्रेसिडेंट भी छोटा सा चैप्टर तो वो भी खत्म हो गया। अब चलिए देखते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ओके। तो देश का एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम, बोथ यूनियन एंड स्टेट, तो इसका कंट्रोल जिनके हाथ में, तो उन्हें क्या कहते हैं, CAG। बहुत बड़ा पोजीशन है, ओके। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कंट्रोल करेंगे और ऑडिट भी करेंगे जो डिफरेंट अकाउंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कॉन्टिजेंसी फंड है, ओके, और आपका बहुत सारा फंड है ना, जैसे आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड है, कॉन्टिजेंसी फंड है, ओके। तो ये सब उसको ऑडिट करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट मतलब तैयार करके राष्ट्रपति जी के पास वो क्या करेंगे, मतलब वो सबमिट करेंगे, उनका काम है, ओके। एंटायर कंट्री का फाइनेंस का, फाइनेंशियल प्रोसेस का वो कंट्रोलर है और उसको भी हर अकाउंट को ऑडिट करते हैं, कौन सा अकाउंट सही है, कौन सा अकाउंट गलत है, किसमें घोटाला हो रहा है, करप्शन हो रहा है। जो करप्शन आता है सामने ना, वो CAG की रिपोर्ट के हिसाब से आते हैं। अगर CAG का रिपोर्ट कुछ गड़बड़ है, यानी कि CAG रिपोर्ट कुछ कह रहा है और गवर्नमेंट का रिपोर्ट कुछ कह रहा है, अगर उस गड़बड़ है तो जैसे स्कैम्स आ जाते हैं, 2G स्कैम, 3G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, इतना सारा कोल स्कैम जो हुआ था ना, इसका मेन कौन है, CAG का रिपोर्ट बहुत इंपोर्टेंट होता है, ओके। अच्छा, तो जिसमें आर्टिकल 148 में मेंशन है, आर्टिकल 148 में मेंशन है
कि CAG के बारे में, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अच्छा, दो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। द CAG कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द एड्रेस फ्रॉम बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। यस, एज ही इज एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन है, तो उनका रिमूवल ऐसा सिंपली नहीं हो सकता। उनका रिमूवल कैसा होगा ना? बोथ द हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, अगर बोथ द हाउस में उनका अगेंस्ट में कुछ रिजोल्यूशन आया तो कौन से बेसिस में, कौन सा ग्राउंड में ना? ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, यानी कि वो दूसरा मेंबर को, मतलब पार्लियामेंट्री मेंबर, कोई एमपीज, ओके, तो उनको मिसबिहेव कर रहे हैं, या फिर ही इज इनकेपेबल, और अपना ड्यूटी को निभाने के लिए ही इज इनकेपेबल। ये दो ग्राउंड में उनको हम निकल सकते हैं, उनको हम बाहर कर सकते हैं। ओके, क्या है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। वो प्रूव होना चाहिए, कहां पर प्रूव होगा? बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा। सिंपली मेजोरिटी में अगर उनका अगेंस्ट, उनका खिलाफ जो रेजोल्यूशन आया है, अगर वो पारित हो जाता है तो उन्हें राष्ट्रपति साहब रिमूव कर सकते हैं। कौन करेंगे? राष्ट्रपति साहब। ओके, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? राष्ट्रपति साहब। उनका रिमूवल कौन करेंगे? राष्ट्रपति साहब। ओके, कैसा होगा? सिंपली ऐसा नहीं होगा। दो ग्राउंड है, याद रखना, एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर और एक है इनकैपेबिलिटी। ओके, इन दो ग्राउंड में उनको अगर प्रूफ हो गया, यानी कि बोथ हाउसेस ऑफ लोकसभा या राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी में जो आया रेजोल्यूशन अगर वो पारित हो जाता है तो उन्हें राष्ट्रपति अपना पोस्ट से निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर? कुछ दिक्कत है क्या? Any difficulties? If you find any difficulties, then please you can comment me. Okay. Then the term of CAG 6 year. तो CAG का ऑफिस टर्म कितना होता है? 6 साल होता है। ओके, कब होता है ना? फ्रॉम द डेट ऑफ एजिम ऑफिस, जब वो उनका अपॉइंटमेंट होता है ना, अपॉइंटमेंट से स्टार्ट हो गया उनका डे 1, तो उससे 6 ईयर, 6 ईयर। पर कंडीशन है 60, मैक्सिमम 65 ईयर, मैक्सिमम 65 ईयर। यानी कि अगर कोई CAG अपॉइंटमेंट होता है कितना, आई थिंक 62 एज में, कितना? 62 एज में, कि आप सर 62 प्लस 6 तो 68 नहीं, वो 65 तो काम करेंगे, 68 तो नहीं था, क्योंकि उसका मैक्सिमम एज दिया लिमिट 65 ईयर। ओके, मैक्सिमम एज लिमिट 65 हो गया तो आपको पोस्ट खाली करना पड़ेगा। पर मैक्सिमम टर्म कितना है? 6 साल। ठीक है, जो मतलब 58 से मतलब जिनको मिला अपॉइंटमेंट मिला है CAG, तो फुल टर्म एंजॉय करें। 58 प्लस 6 64 65 तक अपना फुल टर्म एंजॉय करेंगे। अगर उनका खिलाफ कोई मतलब एलिगेशन नहीं आया और वो प्रूव्ड नहीं हुआ बोथ लोकसभा राज्यसभा में, तो अपना फुल टाइम वो एंजॉय करेंगे। क्लियर? क्योंकि बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस पोस्ट है एंड बहुत इंपोर्टेंट पोस्ट है देश के लिए। ओके, अच्छा, ही कैन रिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू प्रेसिडेंट। ओके, वो अपना पद से रिजाइन कर सकते हैं, वो चाहे तो वो रिजाइन कर सकते। अगर उनका कुछ प्रॉब्लम आ गया, उनका फैमिली प्रॉब्लम आ गया, यानी कि उनका मतलब कुछ इलनेस या अपना ही इज नॉट फिट टू डू हिज ड्यूटी पर प्रॉपर्ली, कुछ हेल्थ इशू आ गया, ओके, तो वो चाहे तो अपना पोस्ट से रिजाइन कर सकते हैं। वो अपना रेजिग्नेशन लेटर कौन मतलब प्रेसिडेंट साहब को देंगे, बिकॉज President is the authority of CAG. Okay. Then he can removed by the impeachment. तो उनको जो आर्टिकल 148 क्लॉज 1, आर्टिकल 148 क्लॉज 1 है, तो उसके हिसाब से उनको भी रिमूव कर सकते हैं। याद रखना 148 क्लॉज 1। ओके, अच्छा, उनका सैलरी क्या होगा? उनका सैलरी इज इक्वल टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट का जज को जितना सैलरी मिलता होगा, जो जो एलोवेंस मिलता होगा, जो जो फैसिलिटीज मिलता होगा, ये सब एलोवेंस, सैलरी, ऑल द फैसिलिटीज शुड बी गिवन टू द कौन? CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज का बराबर होते हैं। ओके, अच्छा, उनका मेन ड्यूटी, वेरी इंपोर्टेंट ड्यूटी, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, तो हर फंड को क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं और उसका एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। एक्सपेंडिचर कितना आया, कितना गया, इतना कलेक्शन हो रहा है टैक्स और इतना खर्चा हो रहा है, पूरा उसको ऑडिट करता है और उसको एक्सपेंडिचर का एक ये बनाते हैं
डाटा शीट बनाते हैं. ओके, एंड ईच स्टेट एंड ईच यूनियन टेरिटरीज हैविंग a legislative assembly as to whether such expenditure has been in accordance with the law. ओके, सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया का नहीं, भारत सरकार का है, उसके साथ साथ ओके हर यूनियन टेरिटरी और हर स्टेट का. ओके, ईच यूनियन टेरिटरी एंड ईच स्टेट का जो भी होता है तो उसको भी क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं. ओके, इसको याद रखना. अकॉर्डिंग विद द लॉ, जो लॉ है लॉ के हिसाब से, मतलब अपना मन से कुछ नहीं कर पाएंगे, जो उनके पास लॉ होगा उस लॉ के अकॉर्डिंग से वो ये सब काम करेंगे, ऑडिट करेंगे. क्लियर, टू बी क्लियर है. और एक बार बोल देता हूं, ही विल ऑडिट एंड मेड ए रिपोर्ट all the expenditure from the consolidated fund of India, both state, union territories and center का. Okay, according to the law. Second, to audit the report and all expenditure from the contingency fund of India and public accounts of India of the union and state. Okay, स्टेट का, हर स्टेट का और यूनियन का जो कंटिजेंसी फंड होता है, पब्लिक अकाउंट फंड होता है, हर कंटिजेंसी फंड और हर पब्लिक अकाउंट का वो ऑडिट करेंगे. उसका जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसका रिपोर्ट तैयार करेंगे. क्लियर, दो हो गया, क्लियर हो गया. कंटिजेंसी फंड हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी और सेंटर का. और सेकंड, सॉरी फर्स्ट क्या था ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया along with ऑल द स्टेट्स एंड ऑल यूनियन टेरिटरीज, उसको ऑडिट करेंगे और उसका इनकम और एक्सपेंडिचर का डाटा शीट तैयार करेंगे. कौन करेंगे ना, सीएजी. देखो कितना महत्व, कितना गुरुत्व, मतलब कितना बड़ा पोस्ट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पोस्ट. ओके, अगर उनका रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी आ गया तो खतरनाक हो जाता है. जैसे यूपीए 2 गवर्नमेंट हुआ था, सीएजी की रिपोर्ट हिसाब से बहुत सारा स्कैम आया था. 2G स्कैम, 3G स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, ओके, और जो कोल स्कैम, बहुत सारा काम आया था, बहुत सारा स्कैम आया था. क्यों ना, एज पर द रिपोर्ट ऑफ द सीएजी. अच्छा, टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑल द ट्रेडिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एक्सेट्रा केप्ट बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन और स्टेट. ओके, हर स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट का जो बहुत सारा मतलब ट्रेडिंग जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ओके, उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, यानी गवर्नमेंट का जो सारा कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसे हम पीएसयू कहते हैं, तो पीएसयू लॉस में चल रहा है या फिर प्रॉफिट में चल रहा है, तो हर चीज उसका प्रॉफिट लॉस सब हिसाब करेंगे. कौन करेंगे ना, और उसका ऑडिट करेंगे. कौन ना, सीएजी. ओके, और टू ऑडिट द रिपोर्ट ऑन द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज एंड अथॉरिटीज फिनेंशियल फ्रॉम द यूनियन और द स्टेट टू स्टेट. ओके, तो स्टेट और सेंटर यूनियन में जो एक्सपेंडिचर डिफरेंट बॉडीज को, डिफरेंट मतलब खर्चा मिलता है, पैसा मिलता है बजट से, तो डिफरेंट जो सेक्टर है, जो डिफरेंट बॉडीज है, अथॉरिटीज है, वो सही तरह से पैसा खर्चा किया है या नहीं किया है, सब हिसाब टोटल कैलकुलेट करते हैं और टोटल उसको भी मतलब क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं. ओके, गवर्नमेंट कंपनीज एंड अदर कॉर्पोरेट्स और बॉडीज इफ सो रिक्वायर्ड बाय द लॉ रिलेटिंग टू सच कॉर्पोरेशन और बॉडीज. अगर सरकार का जो पीएसयू बोला, जो पीएसयू है, और कोई प्राइवेट सेक्टर अगर चाहे तो उनका भी सीएजी रिपोर्ट भी हो सकता है. तो ये सब ये काम करना सीएजी का काम है. ओके, यानी कि देश में अगर कोई घोटाला हो रहा है, कुछ करप्शन हो रहा है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हर स्टेट गवर्नमेंट का जो कंटिजेंसी फंड है, कॉन्स्टिट्यूएंट फंड ऑफ इंडिया है, ओके, और पब्लिक अकाउंट्स जो है, हर फंड सही है या नहीं है, जो टैक्सेस आ रहा है और जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट बॉडी जो शो कर रहे हैं आज पर द सीएजी रिपोर्ट, वो करेक्ट है या नहीं है. अगर कुछ इनकरेक्ट है मतलब दैट इज करप्शन, कुछ तो घोटाला चल रहा है. इस सबको देश के सामने कौन रखते हैं ना, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, तो इसलिए कहते हैं कि एक वेरी वेरी इंपोर्टेंट पोस्ट है, वेरी वेरी देश के लिए एक बहुत बड़ा पोस्ट है. ओके, अगर वो सही तरह से काम करेंगे विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट और एनी एग्जीक्यूटिव, तो देश बहुत सुधर जाएगा. ओके, सो तो आज के लिए ये था कि वाइस प्रेसिडेंट एंड सीएजी बस खत्म हो गया.
तो कल हम क्या करेंगे, कल हम पढ़ेंगे ये जो दो पढ़ाया तो उसको थोड़ा रिवीजन करेंगे। ओके, रिवीजन के साथ कुछ कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। उसके साथ और एक चैप्टर है, उसमें इंपोर्टेंट चैप्टर है प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर को भी कल हम खत्म कर देंगे। तो ये हो गया, यूनियन एग्जीक्यूटिव खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं पहले से बोल चुका हूं जो क्लास 10 सीबीएसई का, ओके, उसका लेक्चर सीरीज लाऊंगा क्योंकि उनका एग्जाम बहुत नियर, यानी कि आई थिंक दैट इज फेब्रुवरी 15-16 में हो रहा है उनका एग्जाम। तो इसलिए उनका भी एसेस्ट, पहले उनका एसेस्ट लाऊंगा, एसेस्ट सीरीज। एसेस्ट में क्या आएगा उनका, हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। तो पहला लेक्चर शुरू होगा कल नहीं परसों से, यानी कि 4 तारीख से शुरू होगा। 4 तारीख से शुरू हो जाएगा उनका ज्योग्राफी। ओके, तो पहले उनका शुरू होगा ज्योग्राफी लेक्चर। तो ज्योग्राफी खत्म होने के बाद धीरे धीरे आएंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, उसको सब देखेंगे। सो आशा करता हूं आज का लेक्चर आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट आया, प्लीज लिखो, अपना जो चार्ट है चार्ट बॉक्स में लिखो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल डाउट्स। सो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय जगन्नाथ।